नावल जुल्म की इंतहा, अज़क़लम वजीहा गल। एपिसोड 6। दुआ ने शदीद इज़्तिराबी कैफियत में एक नज़र उठाकर घड़ी की जानिब देखा था, जो कि 12 बजने का पैगाम दे रही थी। मज़ीद ज़ब्त करना मुश्किल हुआ था जो वो सोफ़े से आठ खड़ी हुई। ऐसा पहली बार हुआ था कि नूर ने घर आने में इतनी देर कर दी थी, वरना हर मर्तबा वो ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 या 11 बजे तक घर पहुंच ही जाती। नूर के बारे में सोच सोच कर दुआ का दिल पते की मानद लरज़ रहा था। इसे ये भी पता था कि अगर ये बात शाह मीर मुल्क तक पहुंच गई तो क़ियामत आ जाएगी, मगर इसके बावजूद वो दिल में एक फ़ैसला करती शाह मीर मुल्क और इनेला बेगम के कमरे की जानिब चल पड़ी। तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती वो कमरे के बाहर रुक गई थी और लरज़ते हाथों से दरवाज़े पर दस्तक दी। तीसरी दफ़ा दस्तक देने पर अंदर से इनेला बेगम की ननद में डूबी आवाज़ सुनाई दी थी। 1 मिनट आ रही हूँ, दरवाज़े तोड़ोगे क्या? ममा प्लीज़ जल्दी खोलें दरवाज़ा। दरवाज़े की दूसरी जानिब मौजूद दुआ डर व खौफ से लरज़ते हुए लहजे में बोली। दुआ की आवाज़ सुनते ही शाह मीर मुल्क भी एक झटके के साथ बेड से उठकर दरवाज़े की जानिब बढ़े थे। क्या हवा दुआ बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शाह मरमलक ने इनेला बेगम के पहुंचने से पहले ही बर्क़ रफ्तारी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलते हुए दुआ से पूछा। बाबा नूर अभी तक घर नहीं आई, बहुत देर हो चुकी और वो अभी तक घर से बाहर है, मुझे डर लग रहा है वो कहाँ होगी। ससकियों के दरमियान उसने आधी अधूरी बात से बाप को आगाह किया। क्या मतलब अभी तक नहीं आई बेटा, मुझे पूरी बात बताओ, कहाँ गई है नूर और किस टाइम गई है? शाह मीर मुल्क ने परेशानी से उसे दोनों कंधों से थामते हुए पूछा, जिसके बाद दुआ ने इन्हीं सारे मामले से आगाह किया। दुआ की बात सुनते ही इन्होंने जिन काटदार नज़रों से इनेला बेगम की जानिब देखा था वो दहल कर रह गई थीं। दुआ बेटा, तुमने फ़ोन किया, उसे क्या कहा उसने? शाह मीर मुल्क ने पूछा। जी बाबा, मैंने कई दफ़ा उसे फ़ोन किया लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा है। दुआ ने हाथ की पशत से आंसू साफ करते हुए कहा। हम चलो एक बार फिर फ़ोन करके देखते हैं, इन्होंने कहा और मोबाइल उठाते हुए सीढ़ियाँ उतरते वो तीनों नेचर लाउंज में आ गए। शाह मीर मुल्क फ़ोन करके थक गए थे जब दुआ ने कहा, बाबा इसकी दोस्त माहम को फ़ोन करके उससे नूर के बारे में पूछते ही, हो सकता है उसे कुछ पता हो। बिल्कुल नहीं बेटा, हम रात के उस वक्त अगर किसी को फ़ोन करके पूछेंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, सब तो यही नतीजा निकालेंगे ना कि पता नहीं शाह मीर मुल्क की बेटी किसके साथ चली गई है जो रात के 12 बजे दूसरों को फ़ोन करके अपनी ही बेटी के बारे में पूछ रहा है। इन्होंने दुआ के मशवरे पर नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया, जिसके बाद दुआ भी खामोशी से दिल में दाऊं का वरद करने लगी। इज़्तिराबी कैफियत में दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसलते हुए इसने फिर घड़ी की जानिब देखा जो अब सुबह के 4:30 बजने का पैगाम दे रही थी। वहाँ से नज़र हटाकर उसने अपने बाप को देखा जो शदीद गुस्से के आलम में लाउंज के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चक्कर काट रहा था। तीसरी नज़र उसने अपनी मां पर डाली थी जो लठे की मानद सफ़ेद चेहरा लिए सोफ़े में दबकी बैठी खौफ से सपने शौहर की जानिब देख रही थी, जिनके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती फैली हुई थी। सारी गलती तुम्हारी है, जब वो उस लड़के यूसुफ के साथ जा रही थी तो तुम मुझे या अपने बाबा को फ़ोन करके इत्तला नहीं दे सकती थी। शौहर के गुस्से के डर से इनेला बेगम सारा मलबा दुआ पर डालते हुए बोली, जो हक दिक्मों को ही देखी जा रही थी। इतने में शाह मीर मुल्क की आवाज़ गूंजी, अपनी गलतियों और लापरवाहियों का जिम्मेदार उसे मत ठहराओ, अपनी बेटी का ख्याल रखना। वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, किससे मिलती है किससे नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, इसकी नहीं। लेकिन तुम्हें तो अपने फजूल के सोशल वर्क और पार्टियों से ही फुर्सत नहीं मिलती।
میں نے तुम्हें काफ़ी साल पहले ही ये बावर करा दिया था कि मैं तुम पर किसी भी मामले में कोई भी पाबंदी नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चों की जानिब से भी मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन अभी कुछ दिन से ही मुझे एहसास हो रहा है कि तुमने उनका कितना ख्याल रखा है, कैसी परवरिश की है, ख़ास तौर पर नूर की। अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर नूर ने कोई गलत कदम उठाया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। मैं पहली फुर्सत में तुम्हें तलाक दे कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। गुस्से से गरजते हुए वो आखिर में उंगली उठाते हुए इनेला बेगम को वारन करने वाले अंदाज में बोले थे, जिनका चेहरा जरदी की माननत पीला पड़ चुका था। अगर यही बात है तो फिर क्या औलाद की परवरिश में एक बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? आपको तो ये तक नहीं पता कि आपके बच्चों की परवरिश आपकी बीवी ने नहीं की बल्कि नौकरों ने की है। आप सुबह नाश्ते के बाद जब घर से निकलते तो रात उस वक्त आपकी घर वापसी होती। जब साजिदा अम्मा मुझे और दुआ को सुला चुकी होती स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जहाँ सब बच्चों के माँ बाप आते, वही हमारे घर से साजिदा अम्मा आती। सारी ज़िंदगी आपने अपने बिजनेस के लिए वक्फ कर दी, कभी अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया। मैं तो चली तहम्मुल मिजाज थी, वक्त के साथ साथ मैंने समझौता करना सीख लिया। साजिदा अम्मा मुझे माँ का प्यार देती रही और मैंने उन्हीं को अपनी माँ मान भी लिया। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप दोनों कहाँ हैं और क्या कर रही हैं, लेकिन नूर वो मेरी तरह नहीं थी। वो बचपन से ही बहुत गुस्से वाली और ज़िद्दी थी। इस पर रही सही कसर आप दोनों की अदम तवज्जो और लापरवाही ने पूरी कर दी। साजिदा खाला भी उसे बहुत समझाती मगर वो नहीं समझती, उसे आप दोनों के प्यार की ज़रूरत थी। अब अगर इस मोड़ पर आकर वो कुछ गलत करती है तो इसकी जिम्मेदार वो या ममा अकेली नहीं बल्कि आप तीनों ही इसकी हर गलती के बराबर के जिम्मेदार होंगे। सालों से अपने अंदर जुमा किए ख़ुबार को निकालने का मौका दुआ को आज मिला था। शाह मीर मुल्क के सामने खड़े होकर बोलते बोलते इसकी ससकियाँ बंध गई। बोलते बोलते इसकी आँखों से आंसू एक तवातुर के साथ गिर रहे थे, मगर आखिर में बोलना मुहाल हुआ था। जो वो बेदर्दी से अपनी आँखें रगड़ती ऊपर अपने कमरे की जानिब भागी थी। इसके चुप होने की देर थी कि लाउंज में मौत का सा सुनाटा छा गया था। शाह मीर मुल्क सोफे पर गिरने के अंदाज में सर दोनों हाथों में थामे बैठ गए थे, जबकि इनेला बेगम तिरछी नज़रों से उनके चेहरे के तासुरात जांचने की कोशिश कर रही थी। तारीकी की चादर छट चुकी थी और सूरज पूरी आबवाओ-ताब के साथ चमकता तुलू हो चुका था। होटल के सेकंड फ्लोर पे मौजूद इस कमरे की खिड़कियों पर मौजूद जालीदार पर्दों के सौराखों में से धूप की किरणें अंदर दाखिल होती इसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो रात देर से सोने के बाइस अब मीठी नींद के मज़े ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बंद पलकों को खोलते वो आठ बैठी थी। कुछ देर खाली दिमाग लिए वो एक ही पोजीशन में बैठी रही, मगर अचानक दिमाग पे जोर देने पर गुज़श्ता रात के सारे मनाजिर किसी फिल्म की तरह इसके जहन के पर्दे पर चलने लगे। एक झटके के साथ उसने सर उठाकर अपने दाएं बाएं देखा था। ये होटल का वही कमरा था जहां वो वेटर उसे रात को लेकर आया था। बाकी कमरा खाली था, वहाँ कोई भी मौजूद ना था। बेड के बाएं जानिब रखी अपनी हेल उठाकर पहनी, जो कल रात यूसुफ इसके पैरों से उतार चुका था। रात के मनाजिर बार बार इसकी आँखों के सामने चल रहे थे। इसने मोबाइल की तलाश में इधर इधर निगाहें दौड़ाई थी, जो कि बेड पर ही एक जानिब बंद पड़ा हुआ था। लपक कर मोबाइल और परस उठाकर अपना हुलिया ठीक करती वो दरवाजे की जानिब बढ़ी थी और दरवाज़ा खोलती कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आते ही इसकी नज़र मेज़ पर कपड़ा मारते इस वेटर पर पड़ी थी, जो ज़ौमानी नज़रों से उसे सर से पैर तक देख रहा था। उसे एक घोड़ी से नवाजती नूर होटल से बाहर आ गई थी। बाहर आते ही वो टैक्सी वाले को एड्रेस बताती इस टैक्सी में सवार हो गई थी और अपने मोबाइल को खोला था, जो यूसुफ रात को बंद कर चुका था।
मोबाइल खोलते ही दुआ और शाह मीर मुल्क के नंबर से आई कॉल्स और मैसेजेस देखकर उसका दिल कांप उठा था, क्योंकि ये बात भी सच थी कि वो मुंह को तो कुछ भी बोल लेती थी और वो नूर की किसी भी बुरी हरकत की खबर शाह मीर मुल्क तक नहीं पहुंचने देती। लेकिन इसके बावजूद अपने बाप से वो बहुत डरती थी। अब भी उनके गुस्से का सोचकर ही वो खौफजदा हो रही थी। घर पहुंचने तक वो सारे रास्ते यूसुफ को फ़ोन करती रही मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। बेटा जी आपका घर आ गया, बूढ़े टैक्सी ड्राइवर ने कहा, जिस पर वो अपने उलझे बालों को हाथों की मदद से सुलझाने की एक नाकाम सी कोशिश करती ड्राइवर के हाथ में पैसे थामाती टैक्सी से बाहर आ गई और घर के खले गेट की जानिब कदम बढ़ा दिया। लाउंज में दाखिल होते ही नूर की नज़र उन तीनों पर गई जिन्होंने पूरी रात इसके इंतज़ार में लाउंज ही में गुजार दी थी। कहाँ से आ रही हूँ, सारी रात घर से बाहर गुजार कर। इस पर नज़र पड़ता ही शाह मीर मुल्क सोफे से अठटा एक ही जसद में इस तक पहुंचता गुस्से से धाड़ा था। डैड वो में माहम के घर थी, कल उसका बर्थडे था। हम वही सेलिब्रेट कर रहे थे और पार्टी इतनी लेट नाइट ख़त्म हुई हमें टाइम का पता ही नहीं चला। मैं वैसे ही इसके रूम में रेस्ट करने के लिए लेट गई मगर थकन इतनी थी कि मेरी ऊँख लग गई और उसने मेरे आराम की गर्ज से मुझे जगाया भी नहीं। अभी मेरी ऊँख खली तो मैं फ़ौरन उनके घर से रवाना हो गई। वो कमाल इतिमाद से झूठ बोलती गई, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो तुम तो इस यूसुफ के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने गई थी। दुआ गुस्से की शदद से चबा चबा कर बोली थी, मैं गई थी इसके साथ लेकिन ज़्यादा वक्त के लिए नहीं। वक्त ताम 8:30 बजे ही मैं माहम की तरफ चली गई थी। यकीन नहीं आता तो उसे फ़ोन करके पूछ ली। बात के आखिर में वो अपना मोबाइल दुआ के आगे करते हुए बोली, अच्छा बस हो गई बात ख़त्म, अपनी दोस्त के घर ही गई थी, सिर्फ बताया नहीं तो कौन से क़ियामत आ गई। चलो अब सारी रात हमने यहाँ बैठकर गुजार दी, अब मैं तो सोने जा रही हूँ। इनेला बेगम दुआ को मज़ीद बाज़ परस से रोकते हुए बोली और अपने कमरे की जानिब बढ़ने ही लगी थी जब शाह मीर मुल्क की रोबदार आवाज़ गूंजी, करूँ यही और मेरी बात गौर से सुनकर ज़हन नशीन कर लो कि आज के बाद ये मेरी इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर कदम भी नहीं निकालेगी। और ये यूसुफ कौन है? अगर तो तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो तो उसे मुझसे मिलवाओ जल्द अज जल्द, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम भी ना सुनूं। और आखिर में वो इनेला बेगम की तरफ देखते हुए बोले, आज के बाद तुम्हारा पार्टीज में जाना और ऑफिस आना बंद। ऑफिस में मैं हूँ और मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। ये मैं पहली और आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, मेरे मना करने के बावजूद अगर किसी ने उनमें से कोई एक काम भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से गरजे थे और अपनी बात ख़त्म करते ही सीढ़ियाँ चढ़ते वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद इनेला बेगम भी कीनातोज़ नज़रों से नूर को घूरती कमरे की जानिब चल दी। अब लाउंज में सिर्फ नूर और दुआ ही थीं जब दुआ ने कहा, तुम उनसे झूठ बोल सकती हो लेकिन मुझसे नहीं, सच सच बताओ तुम कहा। अब प्लीज़ आप शुरू मत हो जाइएगा, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है, मज़ीद मेरा दिमाग ख़राब मत करें। दुआ की बात दरमियान में ही काटती, वो सारा गुस्सा इस पर उतारती उसे गहरी सोच में छोड़ती वहाँ से चली गई। जारी है।